सो माय ऑब्जेक्टिव इज कि आप ये बुक एक दफा देख लें। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने पढ़ानी है आपको, और अगर कोई चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बुक पढ़नी चाहिए। आई विल गोइंग टू क्विकली गो थ्रू दिस चैप्टर एंड आई रियली वांट कि आप ये बुक पढ़ें। ठीक है, क्यों पढ़ें? बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइनी डिटेल्स जो कभी भी लेक्चर में पढ़ाई नहीं जा सकती। ठीक है, हालांकि देखो मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये कोर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, और फिर भी मैं कुछ ना कुछ मिस कर जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा आज के क्या चीजें हैं जो मैंने मिस की हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यार ये इसका वो माउस बड़ा नहीं हो सकता? ये कैसे होता साइज? कहाँ है? माउस पॉइंटर एंड टच, यहाँ साइज। चलो ये है, ओके। पेज डाउन की तरह। ओके जी, ये देखें पहली चीज, ये इसने ना, यार ये क्या मजाक है यार। ये देखो यार, ये कहाँ मसला हुआ है, क्यों थोड़ी क्यों बजा रहे हैं? ये देखें, ये टाइमर की क्लास, यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो हमें ना पता हो? हाँ, अनसाइंड तो कोई ऐसी बात नहीं, अनसाइंड नहीं पता हुआ, अनसाइंड नहीं पता। अनसाइंड होता है कि मैं ना पॉजिटिव वैल्यूज ही रखूंगा। जैसे टाइम है ना, टाइम में नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती, तो मैंने इसको अनसाइंड रख दिया। ठीक है यार, ये बात करो यार। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो कि आपने पहले ना देखी हो? हाँ, क्या? ये अच्छा, पुरानी सी प्लस जो थी ना, बल्कि अभी भी कुछ ना कुछ में ये स्टैंडर्ड है बेसिकली। उसमें करना क्या पड़ता है कि ना, यार ये क्या है, ये ऊपर हो रहा है या साथ हो रहा है? क्या, कहाँ पे हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर ना अगर आप देखें तो ना, याद है ऊपर वो प्रैग्मा बंस मैंने बताया था, वो क्यों होता है? ताकि मल्टीपल दफा मल्टीपल जगहों पर हेडर फाइल ना इंक्लूड हो जाए। ऐसी है, इस चीज को हैंडल करने के लिए द स्टैंडर्ड वे इज एक्चुअली दिस। क्या आप लिखते हैं? हैश। याद है हैश डिफाइन हमने किया था, बिल्कुल इस तरह। हैश ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हैश इफ एंड डेफ। क्या मतलब है? इफ नॉट डिफाइन। क्या नॉट डिफाइन? टाइम अंडरस्कोर एच। यहां पर आप कोई भी लेबल लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर इसने टाइम अंडरस्कोर एच लिखा है, आप जो मर्जी लिख लें। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? हैश डिफाइन क्या टाइम अंडरस्कोर एच। इसका मतलब क्या है? अगर टाइम अंडरस्कोर एच लेबल डिफाइन नहीं है तो डिफाइन कर दो। ये बात समझ? कम फायदा क्या होता है? तो फायदा ये होता है कि आप इमेजिन करें कि आपकी 4 फाइलें थी, उन्होंने हर जगह हर एक ने कहा मुझे ये वाली हेडर फाइल चाहिए, मुझे ये वाली हेडर फाइल चाहिए, मुझे ये वाली हेडर फाइल चाहिए। अब क्या होता है? जब कंपाइलर आपकी हेडर फाइल को कंपाइल करके लिंक करता है, लिंक करने का मतलब यह कोड जनरेट करता है। जब कोड जनरेशन करने के लिए आता है तो पहले लेट्स से वहां से तुमने एक फाइल इंक्लूड की, तुम्हारी सीपीपी फाइल ने फाइल इंक्लूड की, तो पहली दफा तुमने इंक्लूड किया, तो उसने कहा भाई टाइम अंडरस्कोर एच डिफाइंड नहीं है, तो कहेगा अच्छा चलो टाइम अंडरस्कोर डिफाइंड कर देते, और तुम्हारी ये हेडर फाइल इंक्लूड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद लिंकिंग में अगली बारी आई मोहम्मद अली की। ठीक है, मोहम्मद अली की जो सीपीपी फाइल थी उसने भी कहा टाइम अंडरस्कोर चाहिए। अब आप एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जब लिंकिंग की बारी आई और जब अब मोहम्मद अली की फाइल ने कहा मुझे हेडर फाइल चाहिए, तो उसने कहा क्या टाइम अंडरस्कोर एच डिफाइन है या नहीं है? पहले ही डिफाइन हो चुका है, तो तुम्हारे लिए ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं होगी। क्यों इंक्लूड नहीं होगी? क्योंकि वो पहले ही मेरे पास है।
तो जो लिंकिंग प्रोसेस है वो हेडर फाइल को एक ही दफा लोड करेगा। ये बात समझ? प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आपको इसके एंड पे जाके हैश एंड इफ लिखना पड़ता है। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? आई होप आप सबको ये बात क्लीनली पता लग चुकी है कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है और इसका मकसद क्या है। अब देखें, अगर मैं ये बुक ना पढ़ाता आपको तो ये भूल गया था मैं। क्यों? क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अंदर भी मैं तो ये कभी भी नहीं आएगा। क्यों? वो तो खुद ब खुद लिख देता है। वो जो हम लिखते हैं ना प्रैग्मा हैश करके प्रैग्मा वंस लिख देता है, वो प्रैग्मा वंस असल में बैकग्राउंड में ये जनरेट करता है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? लेकिन कभी आप फॉर एग्जांपल आगे कोई बड़ी क्लासों में जाएं और वहां पे आप कोई सी सिस्टम बना बनाया सिस्टम उठाते हैं और उसके साथ काम करना शुरू करें, आपको ये नजर आएगा यार ये मैंने क्या लिखा हुआ है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि बुक पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये देखिए इन्हें बताया भी हुआ है, ये देखिए ये पढ़े क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ने क्या लिखा हुआ है, ये पढ़े क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट मल्टीपल इंक्लूजन ऑफ हेडर। ये बात समझ? बाद में इसने किया कि इसने एक टाइम का कंस्ट्रक्टर बनाया, सेट टाइम का फंक्शन बनाया, प्रिंट यूनिवर्सल है और प्रिंट स्टैंडर्ड है। प्रिंट यूनिवर्सल होता है वो मेरे ख्याल में जो कि वो 22:23 समथिंग लाइक दैट, और जो आई थिंक प्रिंट स्टैंडर्ड होता है वो AM PM में आंसर देता है। ठीक है, तो ये देखें ये फंक्शन लिखे हुए हैं, ये पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा वो नहीं होंगी। अच्छा ये देखें, हमने कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं ना, हम क्या करते थे, ये देखें ये क्या लाइन लिखी हुई है, ये क्या लाइन है? यस जी हुक्म। हाँ हाँ यार फिर मैं क्लास ना लूं, अली मार को बुलाऊं, उन्हें सरफराज बुलाना है। अच्छा ये जो कॉलन लगा के आगे लिखा हुआ है ना, जाइए दवा बंद कर दो अली, ये कॉलन लगा के जो आगे लिखा हुआ है ना, इसे यार आराम से इधर बैठो, आसान हो तुम्हारा। हाँ ये जो कॉलम लगा के लिखा हुआ ना इसे कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? मेंबर इनिशियलाइजेशन। और ये जो पूरी की पूरी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होती है इसे कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है, ये बात सुनाई? और इसको ये बेसिकली क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसी क्रिएशन होगी ना तो इवन कंस्ट्रक्टर में भी आने से पहले क्या करेगा बोला, पहले वो ये इनिशियलाइजेशन करेगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि पहले जैसे ही आवर क्रिएट हुआ है उसको ये वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, जैसे ही मिनट इनिशियलाइज वो हुआ है साथ ही इनिशियलाइजेशन हो जाए। ये बात सुना? जैसे ही सेकंड बना है क्या कर दो, इनिशियलाइजेशन कर दो। ये समझ में आई आपको बात? अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इमेजिन करें कि आपकी कोई क्लास थी, उस क्लास के अंदर एक मेंबर एट्रीब्यूट था और वो था कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया, नाम रखा इंट पाई। ठीक है, और उस पाई की वैल्यू आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं किससे, 3.14 से, और आप चाहते हैं फिर कभी भी चेंज ना हो, वो उसकी क्लास का कांस्टेंट है। ये समझ में आई बात? आप कोई मैक्स प्लांक कांस्टेंट बना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आप क्वांटम फिजिक्स की कोई एक क्लास बना रहे हैं जिसमें बेसिकली कोई कांस्टेंट है जिसको आप कहते हैं यार ये वैल्यू एक सेट हो जाए उसके बाद कभी भी दोबारा रीसेट ना हो। ये बात समझ आई? ठीक है, आप वो कांस्टेंट बनाना चाहते हैं। ये बात समझ आई? अच्छा अब आप गौर से मेरी बात सुने। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक कांस्टेंट बनाया, यहां पे मैंने एक इंटीजर के कांस्टेंट बना दिया और साथ यहां पे कॉन्स्ट लिख दिया। ठीक है, सेमीकोलन। और अब मैं यहां जाता हूं, यहां जाके इस जगह पे के की वैल्यू कुछ इनिशियलाइज करता हूं तो वो इस लाइन पे एरर दे देगा।
पता क्यों एरर देगा? क्योंकि वो कांस्टेंट एक दफा बन गया तो दोबारा इनिशियलाइज नहीं हुआ. सो इफ यू वांट टू इनिशियलाइज इट, व्हाट शुड यू डू? यू शुड इनिशियलाइज इट हियर, कॉमा, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन करनी है आप कर लें. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है. ये मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट कितनी जबरदस्त चीज है. एक और भी इसकी एप्लीकेशन है, बल्कि एक नहीं है, दो तीन एप्लीकेशन है. मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. ठीक है, एक्चुअली प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा. ठीक है, ऑलराइट. ये सेट टाइमर का फंक्शन है. ये क्या करता है? कैन यू गेस क्या करता है? वो कहता है अगर वैल्यू h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 24 है, मंथ की वैल्यू 0 है, लेस देन 60 है, वगैरह वगैरह, जो भी सही कंडीशन है तो वो सेट कर देता है. अदरवाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड थ्रो. ओके, व्हाट इज थ्रो? थ्रो के बाद यहां पर ना एक बेसिकली इनवैलिड अंडरस्कोर आर्गुमेंट. ये क्या है? ये ना बेसिकली एक क्लास है जिसका नाम है इनवैलिड अंडरस्कोर आर्गुमेंट. ठीक है, और इसके अंदर ब्रैकेट में आप चाहे तो कोई मैसेज लिख सकते हैं. क्या मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे? आवर, मिनट एंड या और सेकंड वाज आउट ऑफ रेंज. ये बात समझ आई? इसका मतलब क्या होता है? ये जो थ्रो इंस्ट्रक्शन ना, इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा है कि किसी प्रोग्राम को अगर आपने इंटीजर डिवीजन कर रहे हो और आप डिवाइड बाय 0 कर दें तो क्या होता है? डिवाइड बाय 0 करके देखा? आपको डिबगिंग जो आपने की थी तो आपको बता एक दफा ये चेक किया था कि अगर मैं डिवाइड बाय 0 करूं तो क्या होता है? क्या होता है? एक्सेप्शन आती है. ये बात भाई. इसी तरह अगर आप किसी नल पॉइंटर को डी रेफरेंस करें तो एक्सेप्शन आती है. किसी डैंगलिंग पॉइंटर को डिलीट करें तो क्या आती है? एक्सेप्शन आती है. ये बात समझ? आपके प्रोग्राम्स में एक्सेप्शन हो सकते हैं और उस एक्सेप्शन में क्या करें? ये बात समझ? उस एक्सेप्शन के केस को हैंडल, वो जो आपको मैसेज आता है ना बाहर लिखा हुआ, वो एक्सेप्शन होती है. ठीक है, हमने ये बिल्कुल उसी तरह एक्सेप्शन फेंकने का तरीका है. आप लिखते हैं यहाँ पे थ्रो और यहाँ पे इनवैलिड आर्गुमेंट. फॉर एग्जांपल एक क्लास है, एक्सेप्शन की भी एक क्लास होती है. देयर आर सो मेनी क्लासेस जिसके बारे में हम बात करेंगे इस कोर्स के बिल्कुल आखिरी चैप्टर जो हमारा है ना, वो है ही एक्सेप्शनल हैंडलिंग के ऊपर. तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगर मैं टाइम मिला तो. ठीक है, यहाँ पर आपको जस्ट थोड़ा सा बताया तो यहाँ पर आप एक मैसेज देते हैं, जो मैसेज लिखेंगे वो मैसेज जाके आउटपुट हो जाएगा. आउटपुट नहीं होगा, बाहर थ्रो होगा. अभी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ क्या होगा. यहां पर आ जाए. उसके बाद क्या है? उसके बाद एक प्रिंट यूनिवर्सल का फंक्शन है. प्रिंट यूनिवर्सल है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है. ठीक है, डू यू एग्री कि क्या हुआ है? सेट फिल किया वैसे 0. व्हाट इज सेट फिल 0? हाँ, ये मतलब है कि स्पेसेस, अगर मैं सेट डब्ल्यू करूंगा तो एम्प्टी स्पेसेस की जगह 0 आएगा. तो यहां पे सेट 0 कर दिया, यहां सेट W2 किया, आवर किया, और सिमिलरली सेट W2 किया, मिनट किया, और सेट W2 किया और सेकंड किया. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि जो आउटपुट होगी, इधर लेट्स से मैं कहता हूं 9:06 तो लिखा हुआ आएगा 09:6. ये बात समझ आ गई? और अगर सेकंड हुए हैं लेट्स से 7 तो लिखा हुआ आएगा 07. ओके, सो फार सो गुड. ओके, इसी तरह प्रिंट स्टैंडर्ड भी है. ठीक है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं? गुड. अब हमने इसको टेस्ट किया. अब आप देखना मैं क्या करता हूं. बाय द वे ये इतनी मजे मजे की बातें लिखी हुई है यहाँ पे, देखें, ये पढ़ें. ये फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ. कैन यू रीड इट फॉर मी? सेटिंग such as a fill character or floating point precision should be restored to its previous setting when it is no longer needed. वाह, कितनी मजे की बात की है. क्या बात है बोला? Failure to do so may result in incorrect formatted output later in a program. क्या मजे की बात है इसमें? क्या मतलब है? उसने कहा अगर आपने सेट फिल किसी जगह पे कर दिया है तो अगर आपने सेट फिल को रीसेट नहीं किया तो आगे आने वाली आउटपुट का बेड़ा गर्क हो सकता है. तो इससे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से क्या किया जाए?
उसको दोबारा से रीसेट ले। अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कभी भी आपको बताई नहीं, बताई, बता भी नहीं सकता। इसीलिए आपको बुक्स पढ़नी जरूरी है, क्योंकि बुक्स में वो डिटेल्स आपको दी गई जो कि अनफॉर्चुनेटली कभी भी लेक्चर नहीं दे सकता। वो जितनी मर्जी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करे, वो डिटेल में नहीं बता सकता। ओके, सो प्लीज रीड बुक्स। ये आप जेन जी है ना, बसान कैसी रही यार। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना एक इट्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप लोगों को ना किताबें पढ़ने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई। कितने से लोग हैं जिनको किताब पढ़ने का शौक है? दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो दैट्स वंडरफुल। आपको काइंडली कुछ किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट पढ़नी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो बुक है डिटेल की, ये आपको पढ़नी चाहिए। ओके, सिमिलरली जो इसी की एक और किताब है जिसका नाम है लर्न सीवीपी, वो भी हम आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे शायद नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वो इससे थोड़ी सी मॉडर्न है। ठीक है, वो किताब भी बहुत अच्छी है। वो उसमें कुछ चैप्टर हम वहां से पढ़ाएंगे आपको वो चैप्टर सारे के सारे पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आप ये पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है, अब ये एक परफॉर्मेंस टिप दी हुई है। डिफाइनिंग ए मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन inlines the member function if the compiler chooses to do so, this can improve performance। अच्छा, देखें ये बड़ी मजे की बात है। आप लोगों को मैंने तो ये बताया नहीं है इसके बारे में, ना ही शायद बताऊंगा। आप पढ़िएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनलाइन। इनलाइन क्या करता है? इनलाइन एक चीज होती है, मैंने कभी वैसे कभी भी नहीं बताई, आप लोगों को नहीं बताओगे। पता है आप लोगों को इनलाइन में किसी फंक्शन के साथ आप इनलाइन लिख देना तो उससे होता क्या है कि ना, आमतौर पे जब आप डिबगिंग करते हैं तो क्या होता है, आप जब फंक्शन कॉल पे जाते हैं तो क्या होता है, वो फंक्शन कॉल हो जाता है ना, वो क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है। अब फंक्शन कॉल का एक ओवरहेड होता है। ओवरहेड क्या होता है? स्टैक पर एंट्रीज बनती हैं, ठीक है ना, पुश होता है, उधर जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आपके फंक्शंस छोटे से है ना, तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप वहां पे इनलाइन लिखते हैं, सिर्फ फंक्शन के साथ इनलाइन लिखते हैं। तो होता क्या है, कंपाइलर जब कंपाइल करते हुए लिंकिंग करता है तो उस लाइन पे जहां पर फंक्शन कॉल हुई हुई है, जहां पर आपने फंक्शन कॉल की हुई, तो आप बंद कर दे, बंद है। अगर आपने फंक्शन कॉल की हुई है और वहां पे कोई इनलाइन फंक्शन आपने कॉल कर दिया, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उस जगह पर पूरा का पूरा कोड पेश कर देता है, उस फंक्शन का पूरा का पूरा जो कोड है ना वो पेश करता है। तो फायदा क्या हुआ, आपको फंक्शन कॉल नहीं होगी, तो जो फंक्शन कॉल का ओवरहेड है वो बच जाएगा। ये बात है ना। सो आखिर इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए, जो समझना है वो आप मुझसे पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड, डज इट मेक सेंस? कूल। चले जी, अब इस मेन को पढ़ते हैं। यहां से टाइमर टी बनाया, कैन यू टेल मी कि टी में क्या सेट होगा? 0 0 0। ओके, कौन सा डिस्क्रिप्टर कॉल हुआ? डिफॉल्ट। अब यहां पे इसने क्या किया, सी आउट किया, टी डॉट प्रिंट यूनिवर्सल करेंगे तो ये आउटपुट होगा। डज इट मेक सेंस? प्रिंट स्टैंडर्ड करेंगे तो ये आउटपुट होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, उसके बाद कहा टी डॉट सेट टाइम कॉल करो, और सेट टाइम में सही टाइम दिया। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा। डज इट मेक सेंस? 13:27 और ये, और इस तरह 1:27 और 6 सेकंड PM आएगा। अच्छा, अगर आप ये करेंगे तो देखें क्या चीज हो रही है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्राई। अच्छा, ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब यह है कि मैंने एक फंक्शन कॉल इस पोर्शन में किया है, वहां से एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, और नीचे उसके फौरन एक ब्लॉक होता है जिसे कहते हैं कैश ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? और कैश ब्लॉक में हमने देखे कौन सा फंक्शन, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इनवैलिड अंडरस्कोर आर्गुमेंट का, और यहां पे ई लिखा है, और ई डॉट वट में वो स्ट्रिंग आएगी जो वहां से पास हुई होगी। ठीक है, तो देखें वो कहता है मेरे पास सेक्शन आ गई है और सेक्शन ये वाली आ गई है। ये बात समझ? ठीक है,
तो फिर नहीं आएगा, फिर वो इस एल्स में नहीं जाएगा। हाँ, वो वैल्यू सेट करके वापस आ जाएगा, उसके बाद हम ये लाइन नंबर 38 पे पहुंच जाएगा। ये बात समझ, ये इसके एल्स में नहीं जाएगा। एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन आएगी तो ये इसके कैच में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, हाँ, ये किसने डिफाइन किया? उसने जो एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट बना के भेजा था वो यहां पर रिसीव हो गया। अच्छा, कहां पे भेजा था मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। ये देख, ये देख रहे हैं, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ बता सकते हैं आप? ये क्या हुआ? ये क्या है? ये मैंने उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है ना। तो क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके अगर आप कुछ रिटर्न करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये बात समझ? तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, गुड। डज इट मेक सेंस? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने याद है ये फंक्शन बनाया होगा ऐड का, याद है आपने ये फंक्शन आपने बनाया था कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास के अंदर। आपने बनाया था कॉम्प्लेक्स, रिटर्न टाइप थी और कॉम्प्लेक्स ही क्लास थी और इसका नाम था जी ऐड, और इसको कॉम्प्लेक्स m%b पास हुआ था। आप चाहें तो यहां पे कॉन्स्ट लगा सकते हैं और आप चाहें तो यहां भी कॉन्स्ट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जिसके ऊपर कॉल की गई थी उससे चेंजेस तो नहीं करनी ना। तो आपको याद है आपने क्या किया था? आपने ऐसे किया था, आपने एक रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स बनाया था, है ना। और फिर क्या किया था? इसको कहा था कि क्या करो, इसके अंदर दिस एरो रियल और फिर प्लस बी डॉट रियल और फिर इस तरह से दिस एरो इमेजिनरी प्लस बी डॉट इमेजिनरी कहा था, यही कहा था ना। और फिर आपने क्या कर दिया? रिटर्न क्या? आर। ये क्या था ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये भी डायरेक्ट कर सकते थे। ये हटा दे, ये भी हटा दे, शाबाश। जैसे यूं पकड़े, इसको यूं करें, यहां से करें। सो व्हाट विल हैपन इज कि कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर ये आपका बेसिकली मैं क्या कॉल किया? कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अगर आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करें तो वो उसकी जगह क्या रिटर्न कर देता है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। ये बात समझना? ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो ये काम हमने यहां पर यही किया हुआ है कि मैंने इनवैलिड आर्गुमेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ठीक है, और वो वहां पे रिसीव हो जाता है बाय एम्परसेंड। डज इट मेक सेंस? कोई इश्यू तो नहीं? जी हाँ जरा। पुत्र जी ऐ की बनाया? ऐ की बनाया? इसी में कर ले, ठीक है, ठीक है। और कंपाइलर ऑटोमेटिकली वो जो वहां पर ऑब्जेक्ट बनाता है ना, वो बनाता ही यही ई है, उसका नाम यहां पे रख दिया हमने ये, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्लास स्कोप एंड एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स, इसके बारे में बात करते हैं। उसने कहा आपने अगर फॉर एग्जांपल अकाउंट की क्लास बनाई है, अगर आप एक रेफरेंस बनाएंगे अकाउंट का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि अकाउंट और अकाउंट रेफरेंस कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये इसी चीज का एक और नाम रख दिया हमने। इसी तरह अगर मैं पॉइंटर बनाऊंगा तो क्या होगा? उसके पास का एड्रेस है, बट ये पॉइंटर एक इंडिपेंडेंट मेमोरी है। हाँ, इसके पास इसका एड्रेस आया हुआ है। ये बात समझा? यानी अगर मैं पिक्टोरियली बनाऊं तो ये तस्वीर है, इसका नाम जी अकाउंट है, इसी का नाम अकाउंट रेफर भी है, ठीक है। इसका कोई एड्रेस है लेट्स से 0x100, लेकिन जब मैं अकाउंट पीटीआर बनाऊंगा तो ये एक अलग 4 बाइट का पॉइंटर बनेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी अकाउंट पीटीआर। इसके अंदर क्या स्टोर है? इसके अंदर 0x100 स्टोर है।
यानी ये पॉइंट कर रहा है किसी तरफ, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डॉट सेट बैलेंस कॉल करते हैं और इसके थ्रू डॉट सेट बैलेंस कॉल करते हैं, दोनों सेम ही है। और इस तरह अगर आप पॉइंटर के थ्रू करना चाहते हैं तो आप एरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एरो भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बोला? आप लिख दें अकाउंट पीटीआर डी रेफरेंस, ब्रैकेट लगाई, डॉट लगाया और यहां पे सेट बैलेंस। ठीक है, इट्स द सेम थिंग। डज इट मेक सेंस? देखिए, मैं आपको कभी भी, बहुत रेयर चांस है ये डिटेल बताऊं। ठीक है, सो द थिंग इज, लैंग्वेज की जो चीजें होती है ना, एक दफा आपको उससे होकर गुजरना पड़ता है ताकि आपके दिमाग उसके लिए रेडी हो जाए। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि लैंग्वेज की जितनी भी चीजें हैं ना, उसके लिए आपको एक दफा गुजरना पड़ेगा। ये बात सुनाई? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फास्ट में जब मैं था ना, तो मेरा सबसे ज्यादा जो अज़ाब के कोर्स होते थे ना, वो होते थे अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है, और पूरे 4 साल बड़े तकलीफ दे गुजरे। और आखिरी जो कोर्स था ना, समर में मैंने पढ़ा था, मुझे वो इस तरह याद है, मेरा 2.98 सीजीपीए था उस वक्त। और मुझे एक चौका चाहिए था, एक चौका नहीं, मुझे एक कोई बी प्लस या ए माइनस वगैरह चाहिए था। तो मुझे ना, अ, मैंने बड़ी, पढ़ना भी सोशल साइंस का कोर्स है, तो मैंने कोर्स पढ़ा इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, और लिया क्यों था? क्योंकि सारे में ले रहा था, मेरा दोस्त था, तो उसने कहा चल यही पढ़ते हैं कोर्स। तो वो तो बड़ा तेज था। ठीक है, वो तो काम लिखने वाले काम ही करता है। तो ना, मुझे इसी तरह याद है कि उन जो टीचर थे ना, उन्होंने बड़े कमाल काम किया था। उन्होंने कहा फॉरगेट अबाउट, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश लिटरेचर, आई एम टीचिंग यू लिटरेचर। सो आई डोंट केयर कि आप अपने जो एग्जाम है आपका, उसमें आपको अगर अंग्रेजी नहीं आ रही तो आप उर्दू लिखते, मुझे कोई मसला, आप पंजाबी लिख दे, मुझे उसमें कोई मसला नहीं। और आई लिटरली डिड इट। यानी मिड टर्म में का एग्जाम था, मुझे वो जहां मुझे लगता था मेरे एक्सप्रेशन अंग्रेजी के खत्म हो गए, वहां मैंने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया, और इस तरह सो ऑन सो फॉर्थ। तो बट ड्यूरिंग दैट कोर्स आई रियलाइज्ड कि उर्दू तो आती थी, बट आई रियलाइज कि अच्छा, मेरे पास तो उर्दू का भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो असल मसला अंग्रेजी का नहीं था, असल मसला यह था कि हमारे पास तो एक्सप्रेशन ही नहीं है। उन्होंने एक क्लास में एक बड़ा जबरदस्त काम किया, उन्होंने एक छोटा सा पौधा रखा और उन्होंने कहा अच्छा, ये तुम्हारे पास 1 घंटा 15 मिनट है, इस तुमने जो कुछ लिखना है इस पौधे के बारे में लिखना है। ठीक है, और तुम्हारे पास 1 घंटा 15 मिनट। और मुझे याद है कि हम सारे और सारी क्लास ने मिलकर लिखना था। तो इट्स लाइक, कोई ये चीज बता रहा है, कोई ये चीज बता रहा है, कोई ये चीज बता रहा है, और आप यकीन करें कि 1 घंटा 15 मिनट नॉन स्टॉप एवरी सिंगल पर्सन वाज एक्सप्रेसिंग समथिंग एल्स। ठीक है, वो उसकी एक चीज नोट कर रहा है, उसकी एक चीज नोट कर रहा है, उसकी एक चीज नोट कर रहा है, और हर, यानी सारे बच्चे वहां बैठे हुए हैं और जनाब वो उससे सिर्फ एक्सप्रेस करे जा रहे हैं। सो द थिंग इज, दिस वाज समथिंग रिमार्केबल एक्सरसाइज जो डॉक्टर वसीम ने हमारे साथ करवाई थी। ठीक है, सो द थिंग इज, समटाइम यू हैव टू अनलीश योरसेल्फ टू एक्स टू इन दैट हैबिट, ताकि आपके वो न्यूरॉन्स फायर होना शुरू हो, आपको पता लगे कि आप वो एक्सप्रेशन एक्चुअली एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी अमल है जिसमें आपको अपने आप को मेंटली एक्सरसाइज करना है। तो इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग इज परहैप्स द फाइनेस्ट वे टू 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 सी कि अच्छा, लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, प्रोडिजी बहुत कम होते हैं। प्रोडिजी का मतलब पता है क्या होता है? गिफ्टेड, जो बचपन से हो, खुद ही हो, जिसके बारे में कीट के बारे में मशहूर था। ठीक है, या रामानुजन के बारे में मशहूर था, ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, किसी ने नहीं पढ़ा। ठीक है, इस तरह बहुत बहुत बड़े कमाल किस्म के लोग हैं, वो बहुत कम होते हैं। यूजुअली लोग प्रैक्टिस से आते हैं, प्रैक्टिस करके अजीम बनते हैं। ठीक है, आम इंसान जो है वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो कैसे अजीम बनते हैं? वो मेहनत करके बनते हैं।
ठीक है, उनको वो एक प्रोसेस से होके गुजरते हैं। ठीक है, चलें जी। अच्छा, व्हाट वाज एक्सेस फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस? ये तो मैंने बताया था, ये क्या होता है? हाँ, अगर आपने कोई प्राइवेट फंक्शंस जो है वो बना के किसी क्लास में रख दिए, ठीक है, इंसर्टेड, ठीक है ना, तो वो हमारा बेसिकली क्या था? यूटिलिटी फंक्शन था। ठीक है, तो ये देखें, ये एग्जांपल है। उसने कहा है कि ना कि ये देखें, ये देखें, ये अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट का मतलब ये है, ये बता दो क्या है। अच्छा, इमेजिन करें तो इमेजिन करें मैं ना यहाँ पे कोई क्लास लिखता हूँ, लेट्स से कोई क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये कोई फंक्शन है और ये कोई चीज है। ठीक है, और ये जो क्लास है ना C1, इसमें ना एक ना पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसको ना एक इंटीजर पास होता है, और इसके नतीजे में क्या होता है? ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब इमेजिन, आप मुझे बताएं, इस फंक्शन जो F1 है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है? C1। अब इमेजिन करें मैं यहां पर रिटर्न करता हूं, लेट्स से 0 कर देता हूं, है ना। अब ये एरर है कि नहीं है? क्यों एरर है? रिटर्न टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिटर्न इंटीजर लिखा हुआ है, लेकिन एरर नहीं आएगा। पता क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर एक क्लास का कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो क्या लेता है? जो एक इंटीजर लेता है। व्हाट विल हैपन इज कि ये ऑटोमेटिकली यहां पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसमें 0 एज ए पैरामीटर यहां पास हो जाएगा, आर्गुमेंट यहां पे पास होगा, एक क्लास C1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो इस फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कन्वर्जन। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कन्वर्जन। ये बड़ी खतरनाक होती है, ये कई कई जगहों पर चल जाती है और आप ये क्यों चल रही है? ओके, इसको स्टॉप करने का क्राइटेरिया होता है, और वो होता है कि आप यहां पे जाके लिख दो, क्या लिख दो? एक्यूरेट लिख दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कभी भी खुद इम्प्लिसिट कास्टिंग नहीं होगी। ये बात सुनाई? खबरदार तुमने इम्प्लिसिट कास्टिंग की, मैं ही करूंगा। ये बात सुनाई? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? गुड। देखिए नहीं, ये इसने सेटर फंक्शन बनाया हुए, ये इसने गेटर फंक्शन बनाया हुए, ये इसका प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली बताने का मतलब ये था कि सेटर्स और गेटर्स भी होते हैं। ठीक है ना, ये बात सुनाई? तो सेटर्स और गेटर्स को उसका नाम दिया है, क्या नाम दिया? एक्सेस फंक्शंस। एक्सेस फंक्शन मतलब क्या है? आप चाहें तो उसके थ्रू सेट भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो उससे कुछ एट्रीब्यूट को क्या करवा सकते हैं? गेट भी करवा सकते हैं। ये क्या मतलब है? जिसका मतलब है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है? अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा तो क्या पास हो जाएगा? 0 0 0 पास हो जाएगा। अगर मैं पहले दो पैरामीटर पास कर दूं, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं 10:26, लेकिन थर्ड ना पास करूं तो थर्ड ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा? 0 ले लेगा। तो डिफॉल्ट पैरामीटर कहां पे लिखते हैं? हेडर फाइल में लिखते हैं। ठीक है, अपनी सीपीपी फाइल में आप ये डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं लिखेंगे। ये बात समझ आई? जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, यही कंस्ट्रक्टर दोबारा लिखता है वो, यहां पे जाके ये देखें, ये जाके दोबारा लिखता है, यहां कहीं आपको नजर आ रहा है वो डिफॉल्ट पैरामीटर लिखे हुए? नहीं आ रहे। तो प्रोटोटाइप में आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स लिखते हैं, सीवीपी में जाके आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स नहीं लिखते। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? एंड इट मेक्स सेंस। व्हाई इट मेक्स सेंस?
क्योंकि आप दूसरे प्रोग्रामर को क्या शेयर करते हैं, हेडर फाइल शेयर करते हैं, सीपीयू फाइल तो शेयर नहीं करते। तो हेडर फाइल में लिखा हुआ है कि अच्छा इसको 3 पैरामीटर चाहिए और वो जिसकी डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन भी है। ये बात समझ आई? ठीक है, कूल। यहां देखें इसने थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन बदली है, खोल लो, कुछ नहीं होता। ठीक है, यहां से सेट टाइम कॉल किया और यहां पे इसने सेट आवर कॉल किया, सेट मिनट कॉल किया, सेट सेकंड कॉल किया। तीनों अलग अलग सेटर बनाए और फिर हर एक का अपना अपना चेक लिखा है। क्या ये देखें, अगर आवर की वैल्यू इससे बड़ी है, छोटी है, तो क्या करेगा? तो ठीक है, वरना एक्सेप्शन थ्रो कर देता है कि आवर गलत है। क्या गलत है? अच्छा, इसी तरह सेट आवर के साथ सेट मिनट की भी वो कंडीशन लिखता है कि भाई अगर ये कंडीशन नहीं है तो मिनट गलत है। इसकी कंडीशन लिखता है, अगर वो गलत है तो क्या कहता है? ये गलत है। ये समझ में आ गई बात? इसका फायदा क्या है? अब फायदा क्या है? पहले वो एक्सेप्शन थ्रो करता था, अब बताता था क्या कि भाई टाइमर गलत है। क्या गलत है हमें नहीं पता। यहां क्या फायदा है? यहां वो बताता है अच्छा ये गलत। ये बात समझ आई? ये देखें, यहां पर आए, यहां पे इसने वही गेट मिनट का फंक्शन लिखा हुआ है जो रिटर्न गेट मिनट करता है, रिटर्न सेकंड करता है। ये प्रिंट यूनिवर्सल है और ये प्रिंट स्टैंडर्ड। ये तो बिल्कुल वही है। हाँ, इनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, करके देखिएगा। ठीक है, ये देखें जी, ये इसने 4 ऑब्जेक्ट बनाए, T1 T2 T3। ये T1 है, इसके तीनों पैरामीटर्स वो बाय डिफॉल्ट वाले ले लेगा। तो ये बाकी क्या वैल्यू होगी T1 के अंदर? बता दे। 0 0 0। इधर क्या होगी? नहीं, 2 0 0। इधर इधर शाबाश, ये सारा कुछ हो गया प्रिंट। ये हो जाएगा। आगे जाके देखिए क्या होता है। यहां जाके वो सेट कॉल करता है। ये देख रहे हैं, 27 मिनट, 74 मिनट और 99 सेकेंड। मुझे बताएं नीचे कौन सी एक्सेप्शन आई? जी, आवर्स की आएगी, मिनट की आएगी या सेकंड की आएगी? मुझे नहीं पता, एक्चुअली मुझे नहीं पता। मुझे देखना चाहिए ऐसा कंसिडर जाके। तो मैं आता हूं कंसिडर में। एक मिनट, कंसिडर में पहले कौन सा सेट कॉल हो रहा है? आवर। अब हुआ क्या? हुआ ये बेटा कि ये सेट आवर कॉल हुआ। ठीक है, अभी तक सेट मिनट कॉल नहीं हुआ। अच्छा, आप सुने मेरी बात, क्या होता है? होता क्या? होता ये है, ये सेट आवर कॉल हुआ, ये सेट आवर कॉल हुआ, यहां से एक्सेप्शन थ्रो हो गई। जैसे एक्सेप्शन थ्रो होती है ना, तो एक बात याद रखें, जिस फंक्शन में भी आप होते हैं वो कहता है भाई निकलो यहां से बाहर, जस्ट लाइक रिटर्न। वो कहता है स्टैक पे जितनी भी चीजें बनी हुई है ना इस फंक्शन की, उसको उड़ा दो और इस फंक्शन से दफा हो जाओ। ठीक है, तो वो यहां से निकल जाएगा, आएगा यहां पर। कहां से कॉल हुई थी? कॉल हुई थी यहां पे, यहीं पर आया वापस। उसने कहा अच्छा जहां सेट आवर कॉल हुआ है यहां कहीं ट्राई कैच लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। क्या हुआ? नहीं लगा हुआ। तो वो कहता है क्या करो, बोरिया बिस्तर संभालो, यहां से मैं निकलो बाहर। तो यहीं से लाइन नंबर 18 से ही वो 19 और 20 को एग्जीक्यूट करे बगैर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और कहां आएगा? आएगा जहां से कॉल हुई है। कॉल कहां हुई है? यहां हुई है। यहां पे कहीं ट्राई कैच लगा हुआ है? लगा हुआ है। तो इसके कैच में आकर ये आउटपुट कर देगा। तो मुझे बता सकते हैं ई डॉट वट में क्या आउटपुट होगी? ई डॉट वट में क्या आउटपुट होगी? आएगा आवर इज इनकरेक्ट। ये बात समझ आई? गौहर, अगर मेन में ट्राई कैच ना लगा होता तो ये मेन से भी बाहर निकलता और आपका पॉपअप आता एक्सेप्शन आ गई, प्रोग्राम क्रैश करता। क्यों? एक अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आई है। ये जो ट्राई कैच लगाना होता है ना, इसे कहते हैं हैंडलिंग दी एक्सेप्शन। क्या कहते हैं? हैंडलिंग दी एक्सेप्शन। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे हैंडल तो प्रोग्राम क्रैश कर देगा। ये आप जाके चला के देख लीजिएगा। अच्छा, आप मेरी बात सुने गौर से।
अगर मैं आपको कहूं कि मुझे अभी तो ये सिर्फ एक पकड़ रहा है, जो भी पहली इंस्ट्रक्शन आती है उसको पकड़ लेता है। व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं मैंने तीनों पकड़नी है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन बोला? वेरी गुड। तो हम क्या लगाएंगे? ये आए यहां पे, क्या करें बताए मुझे? कहां लगाएं बता? यहां पे भी ट्राई कैच लगाएं, यहां पे भी ट्राई कैच लगाएं, यहां पे भी ट्राई कैच लगाएं। तो पहले इसकी कॉल होगी, उसकी ई डॉट वट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिस्टम पकड़ी जाएगी, फिर दूसरे की भी पकड़ी जाएगी, फिर तीसरे की पकड़ी जाएगी। इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर नहीं, मतलब ये फंक्शन कॉल किया हमने और इससे ऊपर ट्राई का ब्लॉक लगाया और फिर कैच का ब्लॉक लगाया, वो अब चलेगा, वो अब चलेगा क्योंकि कैच हो गई है ना। अगर कैच हो गई है तो उसके बाद की चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। मतलब मेरा बेटा कहने का ये है कि मैं यूं करूंगा, मैं लिखूंगा ट्राई और यहां पे कॉल करूंगा सेट आवर और यहां लिखूंगा कैच, और कैच में वही इनवैलिड आर्गुमेंट का अंडर एम्परसेंट ई, और यहां पे ई डॉट वट जो है वो आउटपुट कर दिया, ठीक है, सी आउट के अंदर। फिर आप करेंगे दोबारा से ट्राई, और ट्राई में किसे कॉल करेंगे? सेट मिनट को, और फिर यहां पे दोबारा से कैच लगाओगे एंड सो ऑन। हाँ हाँ, अगर एक्सेप्शन आई यहां ही पकड़ी जाएगी और फिर इसके बाद अगली लाइन चलेगी। हाँ, क्रैश नहीं हुआ, आपको एक्सेप्शन आई, वो पकड़ी गई, तो पकड़ने के बाद अगला पार्ट चलना शुरू हो गया। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कैच के अंदर आपने पकड़ लिया ना, तो आप कुछ करें इसके साथ, जो भी करना करें, जीरो से इनिशियलाइज करना है, जो भी करना है कर दे, ठीक है। तो यूजुअली हम करते क्या है, क्वेश्चन में अगर हमारे पास सेट हेट आवर हो रहा है, आवर को जीरो के बराबर कर दिया, डिस्प्ले भी कर दिया, गलत है, आपने खुद कुछ इनिशियलाइजेशन करनी है, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कर दे, ठीक है। हाँ जी, हाँ करेगा ना। सेट आवर कॉल हुआ, यहां आया, ये इनवैलिड था तो यहां आ गया, और यहां से बाहर आया यहां, लेकिन यहां पे आके कैच होकर पकड़ा गया। फिर वो अगला ट्राई सेट मिनट कॉल किया उसने, ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिखा हुआ है, और सेट मिनट में भी सेम हुआ एंड सो ऑन। जी हाँ, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने आवर में क्या इनिशियलाइजेशन किया। अगर आप इनिशियलाइजेशन करते हैं और कुछ बेहतर इनिशियलाइजेशन कर देते हैं तो ठीक है, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस तरह करना चाहते हैं। आप अगर अपने प्रोग्राम को आगे नहीं चलाना चाहते तो दोबारा थ्रो कर दें। आप इवन यहां पे रीथ्रो भी लिख सकते हैं। रीथ्रो का मतलब क्या है? दोबारा से रीथ्रो कर दो, ठीक है। आप ये भी करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खुद सोचो जाए, ठीक है जी। कंसोल पे ई डॉट वॉट में स्ट्रिंग रिटर्न होती है, और वो स्ट्रिंग हमने सी आउट में लगाई है तो सी आउट हो जाएगी। शाबाश, ये देखा जी, बात सुने बात सुने बात सुने, ये किसी ने बड़ी जबरदस्त बात पकड़ी है इधर। वो ये पकड़ी है कि यहां पे ना सीई डबल आर लिखा हुआ है। सीई डबल आर जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो कंसोल होता है, लेकिन आप चाहें तो इस सी डबल आर को रीसेट कर सकते हैं। कोई फंक्शन होता है उसको आप रीसेट कर सकते हैं, तो बेसिकली आउटपुट कंसोल पे नहीं होगी, लॉग फाइल पे होगी। तो आपने अगर आगे क्लासों में जाएंगे ना, तो डेटाबेस वगैरह में कनेक्टिविटी नहीं हुई वगैरह, तो वो ना नीचे लॉग फाइल में लॉग जनरेट कर रहा था कि कोई मसला हुआ है। ओके, तो आप चाहें तो सीई डबल आर करके उनको अलग अलग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए ये तमाम चीजें मैंने आपको नहीं बताई थी, एक्सेप्शन के बारे में, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के बारे में, कॉस्ट के बारे में, ठीक है। मेरा बताने का बेटा मकसद ये है कि आपको किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। और प्लीज इट इज, मैं आपको बताऊं, आपका चैट जीपीटी से भी आप करने जाएंगे ना, वो भी आपको नहीं बताएगा। आप उसे कहेंगे आप मुझे क्लासों के बारे में बता दे, मेंबर फंक्शन के बारे में बता दे, वो कभी भी इस डिटेल में नहीं जाएगा। वो तो कर चलता ही इसी बात है कि आप पिन पॉइंटेड सवाल करें, ठीक है। आप उसे जेनेरिक चीज पूछेंगे तो वो इंतहाई जेनेरिक आपको
सिंपल सी फॉर्म में आपको आंसर दे देगा, भाई पैसे लग रहे हैं उसके, वो तुम्हें क्यों डिटेल बताएगा। ये बात समझ। तो डिटेल जानने के लिए आपको डिटेल पता होनी चाहिए, तो आपको एटलीस्ट एक दफा गो थ्रू करना पड़ेगा। ओके यार, अली की तरह यार उन्हें कह दें माइक यूज ना करें, इट्स ए रिक्वेस्ट। अच्छा, C++11 में आप चाहें तो इस तरह भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस तरह इनिशियलाइजेशन करते हैं तो पहला आर्गुमेंट किसको इनिशियलाइज होता है, आवर को, ये और ये। ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके, ये चेक कर लीजिएगा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, मेरे ख्याल है कि कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। आपको याद है जब हम एक अरे करते हैं, यहां पे हम अरे लिखते हैं, और ये लिखी हमने 10 साइज की, और यहां हमने कह दिया लेट्स से 1, तो क्या होता है, हाँ, बाकी सारे जीरो से इनिशियलाइज होते हैं, है ना। ये कुछ इसी तरह की चीज है। ये आप जाके वेरीफाई कर लीजिएगा कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही नहीं होता, इस लाइन पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही नहीं होता। मेरा ख्याल है कहीं लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, टू कॉल कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये काइंडली आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, ओके। अगर आपने डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन नहीं करनी तो आपको इस तरह से कॉलिंग करनी पड़ेगी, सही है। और आप चाहें तो समथिंग कॉल्ड डेलीगेट कंस्ट्रक्टर्स, आप एक की दूसरे पर डेलीगेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये डेलीगेशन मतलब क्या होता है, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे पे, ठीक है, मैंने काम नहीं करना, ये लो दुआ तुम काम करो, ठीक है, ये डेलीगेट कर दिया मैंने। तो ये देखें, ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जिसको कोई आर्गुमेंट नहीं पास हुआ, ये 0 0 0 भेज रहा है। इसको क्या पास हुआ है, एक पास हुआ है, तो क्या करता है, ये टाइम ही का कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल कर रहा है, किसके ऊपर, 3 आर्गुमेंट वाला। कौन सा वाला, 0 आवर जो आया वो आवर भेज दिया, और 0 और 0। अब फिर क्या है ये, आवर और मिनट। बेसिकली बताने का मतलब ये है कि हम ये वाला बनाएंगे और बाकियों के लिए ये वाला कॉल कर देंगे। ये समझ आ रही है। तो कंस्ट्रक्टर ही एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, दैट्स कॉल्ड डेलीगेटिंग द वर्क। ठीक है, तो हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और बाकियों को कहेंगे तुम उसी वाले को कॉल कर देना। ये बात समझ आई। सो इवन दैट इज ए वंडरफुल थिंग। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर आपको पता है वो टिल्डा लगा के होता है, वो कब कॉल होता है, हाँ, शाबाश, चलें जी, आ जाए मैदान में, चलें जी। ओके, ये एक ना बड़ी मजेदार क्लास है, जिसके बाद आपका क्विज आएगा। ठीक है, आई रियली वांट कि आप इसको आराम से समझें, क्योंकि और कोई चीज भी समझ में नहीं आएगी तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्विज है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज बी वेरी 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 अटेंटिव। ठीक है, ओके, ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें इंटीजर पास हो रहा है, स्ट्रिंग पास हो रही है, और ये इसका डिस्ट्रक्टर है, ये इसको एक आईडी पास होती है, आईडी और एक मैसेज है। ठीक है, इसे छोड़ दें। ये एक कंस्ट्रक्टर है जो कुछ भी नहीं करता, इसको एक आईडी पास होती है और एक मैसेज पास होता है, और ये मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू अपनी आईडी यहां सेव कर देता है, और जो मैसेज आता है वो यहां सेव कर देता है। ठीक है, बाय द वे स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, जिसके अंदर आप डबल कोट के अंदर कुछ इनिशियलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैसेज रखवाना चाहें तो रखवा सकते हैं। ठीक है, हमने ये अगली क्लास में बनानी भी है। ठीक है, तो यहां पर आए, यहां पर आके हमने डिस्प्ले करवा दी कि ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो उसकी आईडी डिस्प्ले करता है और कौन सा मैंने बनाया है वो डिस्प्ले हो जाता है। सिमिलरली डिस्ट्रक्शन में आता है, वो कहता है अगर मैं आईडी 1 को डिस्प्ले कर रहा हूँ या 6 को डिस्प्ले कर रहा हूँ तो बैकस्लैश एन कर देना, वरना तुम बस डिस्प्ले कर देना कि मैं कौन सा आईडी है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कौन सा आईडी है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है।
मैं बेसिकली एक प्रोग्राम बना रहा हूं जो ये बताएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझने की कोशिश करें। ओके, मैंने आपको लास्ट दफा जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई थी। वैसे तो मैंने अगली क्लास में इस बारे में बड़ी तफसील से बात करनी है, बट लेट मी टॉक अबाउट समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको याद है हमने आपको बताया था कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो सेगमेंट्स में बनता है। किसमें बनता है और इसके कितने सेगमेंट्स होते हैं? उन्होंने पूछा है। अगर काम हो गया तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, वरना फिर पेनल्टी में लेता हूँ, फिर पेनल्टी में लेता हूँ। ठीक है। कितने सेगमेंट्स होते हैं? 4 होते हैं। अच्छा, ये कौन सा सेगमेंट होता है? ये होता है ग्लोबल। ये कौन सा होता है? कोड। ये कौन सा होता है? हाँ, ये होता है हीप। और ये कौन सा होता है? स्टैक। स्टैक को मैं नीचे लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये इधर से इधर ग्रो करता है और ये इधर से नीचे से ऊपर से ग्रो करता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। वो ये कि ये जो ग्लोबल सेगमेंट है ना, ये सिर्फ ग्लोबल सेगमेंट नहीं होता, ये एक्चुअली ग्लोबल स्लैश स्टैटिक सेगमेंट होता है। क्या होता है? तो एक बात याद रखें, व्हाट इज अ स्टैटिक? व्हाट इज अ स्टैटिक? स्टैटिक मेमोरी क्या होती है? स्टैटिक मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ग्लोबल मेमोरी। ठीक है। इस बार ग्लोबल मेमोरी जब आप बना देते हैं तो डिस्ट्रॉय नहीं होती। कब डिस्ट्रॉय होती है? जब प्रोग्राम एंड होता है। बिल्कुल इसी तरह स्टैटिक मेमोरी भी क्या होती है? क्या होती है? वो तब डिस्ट्रॉय होती है जब क्या होता है? जब प्रोग्राम एंड होता है। ठीक है। बट एक बात याद रखें, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है जब एक दफा बन जाए तो फिर कहां कहां अवेलेबल होता है? हर जगह अवेलेबल होता है। ये बात है, जिस जगह बना है उसके नीचे जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं हर जगह अवेलेबल है। स्टैटिक ऐसा नहीं होता। स्टैटिक एक स्कोप में डिफाइन होता है और फिर उसी स्कोप में अवेलेबल होता है। और ये बात बड़ी दिलचस्प है, मैं बता रहा हूं। और जैसे ही आप उस स्कोप से बाहर निकलते हैं, तो जब भी आप आमतौर पे किसी स्कोप से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? तो वहां के बनाए हुए ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन स्टैटिक डिस्ट्रॉय नहीं होता। ओके। और अगर आप दोबारा से उसी स्कोप में एंटर हो तो वो पहले ही बना हुआ होता है। वो पहले ही बना हुआ होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता। ये बात सुन भाई। तो एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं कि वो जो भी वेरिएबल बनाते हुए सारा आप स्टैटिक लिख दे बस, तो क्या होगा? वो एक दफा क्रिएट होगा। जब पहली दफा वो लाइन चलेगी तो क्रिएट होगा, उसके बाद वो लाइन कभी भी नहीं चलेगी। वो जब भी आप मौजूद अंदर आएंगे वो दोबारा से वहीं पर मौजूद होगा। समझ में आ गई बात? यानी उसी लाइन के नीचे चीजें में वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं। डिबग करते नजर आएगा, लेकिन कब नजर आएगा? जब आप उस स्कोप के अंदर आएंगे। जैसे ही उस स्कोप के अंदर आएंगे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, एग्जिस्ट करता हुआ। ठीक है। नजर आपको तब आएगा जब आप स्कोप के अंदर आएंगे, वरना नहीं नजर आएगा। अगर आप स्कोप से बाहर आए तो नजर नहीं आएगा। जैसे ही स्कोप में दोबारा आएंगे दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो ये देखिए, मैं आपको बात बताऊं। सो आप थोड़ी सी ना मेरी हेल्प कीजिएगा। आप अभी हम बनाते हैं। सो बताएं, सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? कौन सा क्रिएट होगा? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ग्लोबल है। सो डू यू अग्री? मैं यहां पे सामने आउटपुट लिख रहा हूं। सबसे पहले क्रिएट हुआ कौन? क्रिएट हुआ वन क्रिएट हुआ। और वन कहां बना होगा? वन यहां बना हुआ। ऐसे क्या? कहां बना होगा? ग्लोबल स्कोप बना हुआ। अब आगे आ जाए। अब कौन बना? सेकंड बना। तो कौन क्रिएट हुआ होगा? क्रिएट हुआ होगा कौन? टू। टू कहां बना होगा? यहां पे बना हुआ, स्टैक पे। तो मैं यहां पर टू लिख रहा हूं। ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है। हफ्सा आपको नजर आ रहा है? अटेंटिव हो रहा? पक्का? ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये 3 बना, लेकिन ये 3 कहां पर बना? स्टैटिक है तो कहां बनेगा? ग्लोबल में। तो ये 3 बना यहां पर। अब आगे आ जाए। उसके बाद क्या कॉल हुआ? उसके बाद बेटा कॉल हुआ ये हो गया हुआ है। उसके बाद ये क्रिएट कॉल हुआ। आ जाए जी क्रिएट के अंदर। क्रिएट में क्या हो रहा है? क्रिएट में आए आते के साथ ही क्या बना? 5th बना। तो यहां पे क्रिएट हुआ कौन? 5। ऐसे है। ये कहां बना होगा? ये स्टैक पे बना हुआ, विच मीन्स यहां पे कौन बना? 5 बना। ऐसे है। आगे आगे कौन बना? लेकिन ये कौन है? स्टैटिक है। कहां बनेगा? ग्लोबल। तो ये नहीं, यहां बनेगा। 6 था ना। उसके बाद कौन बना? 7 बना। 7 कहां बना? स्टैक पे। उसके बाद हम एंड हो गए। जब एंड हुए तो कौन डिस्ट्रॉय हुआ? ये जो कुछ भी इसके अंदर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, सिवाय स्टैटिक के। सिवाय। तो एक्चुअली क्या होगा? एक्चुअली यहां पे लिखा हुआ डिस्ट्रॉइंग। किसको डिस्ट्रॉय किया इसने? डिस्ट्रक्शन होती है रिवर्स ऑर्डर में। तो कौन डिस्ट्रॉय होगा पहले? 7। फिर कौन डिस्ट्रॉय होगा? 5। क्या 6 डिस्ट्रॉय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं डिस्ट्रॉय होगा? वो स्टैटिक। वापस आ गए। वापस आए। अब कौन बना? 4 बना। तो यहां पर आए, यहां आके क्या बना? 4 बना। और प्लीज मेरी हेल्प आउट कर दें। ये डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है तो मैंने यहां से इसको रिमूव भी कर दिया। ओ भाई क्या हो गया यार? ये क्या है? हो गया। ठीक है। अब 4 बना। 4 कहां बना? 4 यहां बन गया। उसके बाद कौन बना? ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या होगा? अब मेन जैसे ही खत्म हुआ तो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन होगी रिवर्स ऑर्डर में। किसकी? इस स्टैक की। तो कौन डिस्ट्रॉय होगा? डिस्ट्रॉय होगा 4, फिर डिस्ट्रॉय होगा 2, फिर कौन डिस्ट्रॉय होगा? अब मेन ही खत्म हो गया तो कौन डिस्ट्रॉय होगा? अब ग्लोबल स्कोप में डिस्ट्रक्शन शुरू होगी। और सबसे पहले किसकी डिस्ट्रक्शन होगी? इस रिवर्स ऑर्डर में होगी। जो बाद में क्रिएट हुआ है पहले डिस्ट्रॉय होगा, विच मीन्स पहले 6, फिर 3, फिर 1। तो डिस्ट्रॉइंग 6, डिस्ट्रॉइंग 3, डिस्ट्रॉइंग क्या? 1। देखते हैं हमारी जो आउटपुट आई है वो ठीक आई है नहीं आई। ये देखिए आउटपुट होगा ऑब्जेक्ट 1 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 3 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 1 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएटेड। एक मिनट, 3, ये 3 था? हाँ। ओहो सॉरी अबाउट दिस। क्रिएट 3 गलती निकला यार। हाय। चलो 3 क्रिएट हमने। आई होप कि एवरीवन अग्री कि हम ये वाला क्रिएट करना भूल गए थे। क्रिएट तो हुआ था ना? ठीक है। हाँ हमने वहां क्रिएट तो किया, लेकिन यहां पे क्रिएट का मैसेज लिखा, ये लिखना भूल गए। उसके बाद ये वाला कॉल हुआ। कॉल होके तो मैं क्या, कौन सा क्रिएट हुआ था? ये 5 वाला। तो देखिए ये 5 वाला क्रिएट हुआ है। क्रिएट हुआ जी 5, फिर 6, फिर 7। 5 6 क्यों नहीं लिखा मैंने? गंदे बच्चे। क्रिएट 6 था और क्रिएट 7 मिल गया। यार तुम लोग क्या जहाज है? आउटपुट भी तो लिखी थी ना। स्टूपिड। और सीधे तुम्हें भी नहीं पकड़ा। क्रिएट हुआ 4, क्रिएट हुआ 4 नहीं क्रिएट हुआ, क्रिएट हुआ 5, क्रिएट हुआ 6, क्रिएट हुआ 7। और फिर कौन डिस्ट्रॉय हुआ था? 7 और 5। तो 7 और 5 डिस्ट्रॉय हुए। फिर बाहर आया। ठीक है। 4 थे, क्रिएट नहीं लिखा तुमने। अजीब बंदे है। क्रिएट क्या था? 4 हुआ। और फिर क्या हुआ था? फिर डिस्ट्रॉय किस ऑर्डर में हुआ था? 4 और 2 डिस्ट्रॉय हुए। 4 और 2 डिस्ट्रॉय हुए। फिर कौन से हुआ? 6 और 3 और 1 होगा। 6, 3 और 1 होगा। ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। कूल। क्विज।
and this quiz is due in my office. ठीक है? Let me tell you what's the quiz. The quiz is this. मैं आपके सामने एक इंटीजर मेन लिख रहा हूं. What will be the output of this program? What will be the output of this program? क्या होनी चाहिए इस प्रोग्राम की आउटपुट? हाँ, स्पेसिस और हेलो, है ना? मैं चाहता हूं क्विज ये कि मेन की एक लाइन भी चेंज नहीं करनी आपने. ये मेन ऐसा ही रहेगा. ठीक है, ऐसा ही रहेगा. इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना. खबरदार जो आपने चेंज किया. आई वॉन्ट कि ये मेन एज इट इज लिखा हुआ हो. ठीक है, और आपकी कंसोल की आउटपुट ये आनी चाहिए. वेलकम टू ऊप. फिर लिखा हुआ है हेलो. फिर लिखा हुआ है मजा आया. ठीक है, ठीक है. मेन में आपने एक लाइन भी चेंज नहीं करनी. ओके, सॉरी, मेन में आपने एक लाइन भी चेंज नहीं करनी. मेन से ऊपर, मेन से नीचे, आपने जो कुछ भी बनाना बनाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे. ठीक है, सो फार सो गुड. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है.